Let me welcome our next big guest then. On that note, man who needs no introduction, Dr. Subramaniam Swamy, Rajya Sabha MP. आप सब लोग उनको संसद में भी देखते हैं, टीवी स्टूडियोज में भी देखते हैं. स्वामी जी का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो आइए स्वामी जी की जीवनी पर एक प्रकाश डालते हैं. मैं सुब्रमण्यम स्वामी जो राज्यसभा के सदस्य नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर के स्मरण रखकर शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान में सच्ची श्रद्धा रखूंगा. सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट हैं. वो सन 2016 से राज्यसभा के रुकन हैं. स्वामी मुल्क की सियासत में अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. वो टीवी चैनलों पर भी होने वाले मुबाहिसों में हिस्सा लेते रहते हैं और अपनी बात न सिर्फ मौसर ढंग से रखते हैं बल्कि अक्सर औकात अपने जोरे बयान से अपनी मुखालफीन को इधर उधर झांकने पर मजबूर कर देते हैं. सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी के बानी रुकन थे और 2013 तक जनता पार्टी के सदर रहे, लेकिन उन्होंने 2013 में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली और इसके साथ ही उनकी पार्टी का बीजेपी में इंजमाम हो गया. वो सन 1974 से 1999 तक 5 मर्तबा पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए. सुब्रमण्यम स्वामी चंद्रशेखर हुकूमत में काबीनी वजीर थे. 1994 में सुब्रमण्यम स्वामी को मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव ने कमीशन ऑन लेबर स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल ट्रेड का चेयरमैन मुकर्रर किया था. 1978 में स्वामी ग्रुप ऑफ एमिनेंट पर्संस के रुकन थे और उन्हें जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की एक कॉन्फ्रेंस में ट्रेड एंड डेवलपमेंट पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए मदऊ किया गया था. सुब्रमण्यम स्वामी ने प्लानिंग कमीशन के रुकन की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी. सुब्रमण्यम स्वामी की पैदाइश 1939 में तमिलनाडु के मयलापुर में हुई. उनके खानदान का आबाई वतन मदुरई था. बाद में उनका खानदान दिल्ली मुंतकिल हो गया. स्वामी ने मुआशियात में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की. 2G स्पेक्ट्रम घपला मामले को मंजर-ए-आम पर लाने में भी स्वामी का अहम रोल रहा. इसके अलावा उन्होंने 2008 में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जदाश्त दाखिल करते हुए अदालत से इस्तदा की कि अयोध्या में मुतनाज़ा अराजी पर राम मंदिर की तामीर की इजाजत दी जाए. सुब्रमण्यम स्वामी कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं. स्वामी हिंदुस्तान की सियासत में काफी सरगर्म शख्सियत कहे जा सकते हैं. ओके, सोनम स्वामी जी. बस से सर वो जो एवी जो चल रही थी उसका जो लास्ट हिस्सा था जहां पे म्यूजिक जोर से बजता है वो आपके व्यक्तित्व को सबसे अच्छे से दर्शाता है. क्योंकि आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, आप कभी भी किसी से बैर लेने में आप पीछे नहीं हटते. वो विपक्ष का भी हो सकता है, वो आपकी अपनी पार्टी का भी हो सकता है. आज यहां पर मैं देख रहा हूं काफी हमारे साथी आए हुए हैं, मुस्लिम समुदाय से भी आए हुए हैं. बहुत से लोग मुझको बार बार बोल रहे हैं कि आपसे जरूर सवाल पूछना है, तो करेंगे. कुछ चंद सवाल मैं पहले पूछता हूं सर, एंड देन वील ट्राई एंड वील गेट द हाउस ओपन. सो फर्स्ट लेट मी बिगिन विद यू सिंस दिस इज न्यूज 18 agenda Telangana sir. You just heard Secretary Rama Rao. What do you make out of the claims that he is making that the state of Telangana today has completely changed and that he is one individual, his party is a party which can afford to remain independent, completely एक अपनी अलग वजूद वो बना के रह सकते हैं. क्या आपको लगता है ऐसा संभव है सर? The son of the chief minister attacked Modi on the grounds that he's बाहर रहते हैं वो, he's going abroad very often and should be more rooted in India. And yet in their announcement they said they'll make Hyderabad into a London. Why can't they say will make it into the Ramchandraji's Ayodhya instead of some foreign? So the mentality is like that. Second, he talks about merit, but their family is a family property. The party is a family property. In fact, all the parties are family properties. Only party which is a party of cadre is BJP. And this is
this young crowd, which is now 30% of the electorate, that has to be told that it doesn't matter where you are born. It is how much effort you put in and come up. That is the message that the BJP is going to give. Moreover, look at the promises they are making. They are unconstitutional, some of them. 12% will be reserved for Muslims. That is not permitted under the Constitution. So they are bluffing the Muslim community, or they are ignorant of the Constitution. Both are bad for our democracy. You cannot give religion-based reservations in our Constitution. You know, both the Congress and the TRS have come in for a lot of criticism, क्योंकि दोनों ही दल अपने अपने जो उनके मैनिफेस्टोज हैं वो उसमें ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई हम मुस्लिम समुदाय के लिए, हम कांग्रेस के बारे में तो बताया गया, लेकिन कांग्रेस उसको आधिकारिक तौर पर उसको डिनाई कर रही है कि हम कोई अस्पताल बनाएंगे, हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। लेकिन स्वामी जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये सच नहीं है कि हमारे देश में मुस्लिम समुदाय अगर पिछड़ गया है, जस्टिस सच्चर की रिकमेंडेशन है वो आपके सामने है कि वो पिछड़ गया था आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, क्या बेहतर होता कि अगर हम लोग वाकई सकारात्मक एक रवैया अपना के रखते रिजर्वेशन के प्रति? देखिए, रिजर्वेशन जिनको समुदाय ने या समाज ने दबाया है उन्हीं के लिए है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मुस्लिम समुदाय को नहीं दबाया आपके मुताबिक? मुस्लिम तो यहां 600 साल राज की, और आज वो कहते हैं हम पिछड़े हैं। तो 600 साल क्या कर रहे थे? लूटमार कर रहे थे क्या? ब्राह्मण भी आज गरीब है, क्षत्रिय भी का गरीब है, वो तो रिजर्वेशन नहीं मांग रहा, वो तो आत्मसम्मान का सवाल समझता है। ये मुसलमान क्यों नहीं ये समझता कि मैं रूलिंग क्लास था इंडिया में, 600 साल था, मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए, मैं अपने बलबूते में आ सकता हूं। ये भीख क्यों मांग रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन दिया जाए? नहीं, क्या ये भीख है सर, या कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी मौजूदा सरकार होती है उससे अपील की जाती है नहीं कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है? पहले तो मैंने कह दिया ये असंभव है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन ये मांगना भी गलत है। ये मांगना भी गलत है। तो चलिए दूसरे मुद्दे पर आता हूं। अभी देखिए यहां पर कुछ साथी थे, जब के.टी. रामा राव साहब यहां पर बैठे थे तो वो कह रहे थे कि साहब टीआरएस ने देखिए मुस्लिम समुदाय के लिए कितना कुछ किया। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं सर कि इस देश में इस वक्त राजनीति बड़े दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हुई है। एक और तो हम देखते हैं जब ऑफिशियल तौर पर, ऑफिशियली बात होती है तो वी आर ऑलवेज टोल्ड हैप्पी डेज आर हियर, अच्छे दिन हैव कम, इंडियन इकोनॉमी इज चेंजिंग, बट येट आई सी, and more so in this round of assembly elections, I am seeing repeatedly the focus is on whipping up emotive issues. किसने किसको क्या भाषा, किसने किसको बोली, किसने किस धर्म विशेष के बारे में क्या बोला, जाति विशेष के बारे में क्या बोला। क्या इस देश में इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड नामक कोई चीज होती है क्या सर? नहीं, मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं करेगी तो कोई नहीं ऐसी बातें करेगी। नहीं तो मीडिया क्या करेगी सर? क्या आप रिपोर्ट मत करिए, हम रिपोर्ट, कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो आप रिपोर्ट करते हैं। मैं कहता हूं कि आप ही उनको मजबूर करिए, पॉलिटिशियंस को, कि इश्यूज में बात करिए और उस पर उसको हम रिपोर्ट करेंगे। परंतु कोई कुछ कह दें उसी को आप ज्यादा चलाते हैं। आप सर इतने लंबे समय से, आप राजनीति में जुड़े हुए हैं। सो अनदर पॉइंट दैट I'm at a loss to understand this. Yes. It's your party, sir. Yes. Which has been in power for over 15 years in Chhattisgarh. It's your party which has been in power for over 15 years in Madhya Pradesh. Your party has been in power for the last 4.5 years. Yet I see the entire electoral discourse now, sir, is on abusing and bashing the Congress party. अरे भाई वो तो विपक्ष में चली गई, आप अपनी बात क्यों नहीं करते? No, there is not bashing. It is on replying to what Congress says. Congress says that Narendra Modi's mother, something about her, talking about her old age. Then they say that he doesn't know who his father is, or we don't know who his father is. As if we know the Nehru family is whose child. We don't know. We don't go into that at all. What I am saying is we take an individual as he is. But when you have based yourself on your family, your party is only on the family, there is no merit, then you only will start talking like this. So in that he is given a reply. But don't you think, sir, that when it comes to the question of dynasty, all parties today have been hit by dynasties. There are enough dynasties which are mushrooming within the Bharatiya Janata Party also. Does it really matter, sir, at the end of the day? No. Industries, did you say?
पॉलिटिकल डिनेस्टीज जो होती हैं, डायनेस्टीज Dynasties are not at the apex level, नॉट एट where the द decisions are made. You can tell me is Amit Shah son of anyone you know? Is Modi a son of any politician you know? Am I a son of any politician you वो know? बात आपकी ठीक है, लेकिन चाहे राजनाथ सिंह जी हैं, No, चाहे but- आपके मध्य प्रदेश में No, no. नेता हैं, राजस्थान It में is नेता one. हैं। It is one thing to have a person who becomes an MLA who happens to be his son. We don't discriminate against somebody because he is somebody's son. But in terms of the power structure of the party, you have to see. The power structure of KCR's party is family based. अच्छा, मैं यहीं पे जो जनता बैठी है इनसे एक स्ट्रॉ पोल ले लेता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो यहां पर बैठे हैं? मैंने अभी स्वामी जी से सवाल पूछा मैंने कि देश में राजनीति मुद्दों पर आधारित है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो है मुद्दों की बात करती हैं या मुद्दों से भटकाने की बात करती हैं? आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि वाकई मुद्दों के ऊपर चर्चा होती है? हाथ उठाइए जरा, ये देखिए जरा, कोई नहीं। तो ओवरवेलमिंग कंसेंसस की कोई पॉलिटिकल पार्टी मुद्दों पर बात नहीं करती, और मुद्दों से भटकाने पर जब चर्चा होती है तो क्या सब पार्टियां यही करती हैं? हाथ उठाएं। अब आप सर इस जनता को आप कैसे जवाब देंगे कि मुद्दा दरअसल क्या है? मैं भी अभी आप जानते हैं कि मैं भी बहुत देश में घूमता हूं, मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं साहब विकास की बात करिए, विकास चाहिए। ये क्या है? विकास का क्या मायने है स्वामी जी? विकास नरसिम्हा राव ने सबसे अधिकतम विकास किया था। उसकी पार्टी की क्या हाल जब हुआ पता आपको? और उनका खुद का क्या हाल हुआ? हाँ? उनका खुद का भी क्या हाल हुआ? वही आधा हो गया था पार्टी की शक्ति। बट अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया शाइनिंग बोले, बीजेपी का क्या हाल हुआ? आधा हो गया था। मोरारजी देसाई विकास की बात की, दामों को बहुत कम किया, पार्टी का क्या हाल हुआ? 1/10 हो गया। तो ये विकास मत करिए। इस देश में अनेक और चीजें भी हैं। इस देश में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, हमारे समुदाय में जो आतंकवाद है उसको कैसे मिटाना वो भी सवाल है। इन चीजों में भावना वो बढ़ती है और उस भावना पर इलेक्शन होती है। इलेक्शन किस पर होता है? भावना पर होता है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड पर? परफॉर्मेंस में मैंने अभी तक हमारी हिस्ट्री में कहीं नहीं देखा कि सिर्फ परफॉर्मेंस में किसी ने वोट दिया है। नरसिम्हा राव का एग्जाम्पल इसीलिए मैंने दिया, मैंने इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी का एग्जाम्पल दिया। तो क्या इसलिए सर ये जो राम मंदिर की इतनी चर्चा हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्या? क्योंकि समझ में आ गया कि भाई देखिए रिपोर्ट कार्ड पे तो चुनाव नहीं जीता। राम मंदिर का कमिटमेंट है, बहुत पहले से कमिटमेंट है, आंदोलन हुआ है और राम मंदिर बनाने के निश्चय बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी कहीं नहीं है इसमें, सिर्फ मैं हूं कोर्ट में और बाहर आरएसएस विश्व परिषद है, बीजेपी कहीं नहीं है इसमें। तो बीजेपी को मत घसीटिए। सर प्लीज एक्सप्लेन टू ऑल आवर व्यूअर्स टुडे अक्रॉस द कंट्री। अभी शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे was in Ayodhya, and I keep seeing Yogi Adityanath ji, UP Chief Minister, your dear friend, keeps making references to Ayodhya. Do you really think, sir, by 2019, by the month of, let's say, March, April, when election will be held, क्या वाकई संभव है इस मामले का समाधान? संभव है। कैसे? अब दो याचिका हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक जो सुनी वाघा बोर्ड कहती है ये हमारी प्रॉपर्टी है, और दूसरा है मेरा, जो कहते हैं मेरा मूलभूत अधिकार है वहां पूजा करने के लिए। और मेरी पिटीशन की अभी डेट नहीं फिक्स हुई, जनवरी के बाद होगी। और वो पिटीशन बहुत सीधा है, उसमें तो हम दो हफ्ते में जीत जाएंगे। आधा तो हम जीत ही गए कि जो मस्जिद है वो अनिवार्य हिस्सा नहीं है, मस्जिद को तोड़ सकते हैं, मस्जिद को शिफ्ट कर सकते हैं अधिकृत रूप से, गुंडे बदमाश जाकर नहीं कर सकते, परंतु सरकार कर सकती है। ये जजमेंट में है सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, आज हम चूंकि तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में या बिहार में कहीं होते तो शायद मैं ये सवाल नहीं पूछता, लेकिन यहां पर चूंकि यहां की राजनीतिक पृष्ठभूमि थोड़ी अलग है, यहां पर हमारे जितने जो मुस्लिम साथी आए हुए हैं उन सबसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को लगता है वाकई कि समय आ गया है 2018-19 में अब कि हम लोग मस्जिद मंदिर से आगे बढ़ के बात करें? क्या ऐसा संभव है? जितने हमारे यहां पर जो मुस्लिम समुदाय के जो हमारे मित्र आए हुए हैं, अगर आपको लगता है सिर्फ हाथ उठा दीजिए, अभी सवाल जवाब बाद में करेंगे। आपको लगता है कि संभव है कि मंदिर मस्जिद से आगे की चल के बात की जा सकती है, तो वहां पर जो एक धारणा बन गई है कि मंदिर बनवा दिया जाए वहां पर, आप लोगों को लगता है कि मंदिर बन जाए मुस्लिमों के लिए शायद वो चीजें जो अभी स्वामी जी कह रहे हैं संभव नहीं है, वो संभव हो सकती है? क्या आप लोगों को लगता है? नो, पॉसिबल नहीं है वो, नेवर। अच्छा चलिए, पॉसिबल नहीं है। तो स्वामी जी अगर ये नेवर है और पॉसिबल नहीं है, और भले ये छोटी सी ऑडियंस हो,
लेकिन सच्चाई तो यह भी है ना सर कि आप जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जब ये कहते हैं कि साहब इसका तो सोल्यूशन एक ही है कि यहां पर पहले आप मंदिर बनाइए और कोई सोल्यूशन है नहीं, अगर कोर्ट का फैसला नहीं आए तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बलून बन के नहीं रह जाएगा? नहीं, कोर्ट के संविधान में दो प्रकार के रास्ताएं हैं। एक रास्ता है कोर्ट के जरिए, जहां विवाद जो होती है उसको लेकर वहां फैसला होती है, और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो पार्टी है वो मस्जिद बनाने की याचिका में कहीं भी जिक्र नहीं है। वो कहते हैं ये बाबर ने इस जमीन को लिया, हम उनके वारिस हैं, तो ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमें ये प्रॉपर्टी दे दीजिए। ये उनका डिमांड है। हमारे जो मंदिर बनाने का वो दूसरा है कि राम यहां पैदा हुए, ये हमारी आस्था है, और कोई जगह नहीं है देश में जहां राम पैदा हुए थे, तो यही मंदिर पहले था और दोबारा बनेगा। हमारे एक साथी हैं तहसीन मुनव्वर साहब, वो बहुत बढ़िया शायर भी हैं, तो उनसे अर्ज करूंगा कि ये मंदिर और मस्जिद के बीच का जो विध्वंस लगातार जो चलता रहता है, जो कॉन्ट्रडिक्शन चलता रहता है तहसीन भाई, इसके ऊपर दो पंक्तियां आप कहें, क्योंकि स्वामी जी ने देखिए आज बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा ये इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड वगैरह पे कोई इलेक्शन नहीं चलता है, तो भावनाओं की बात करिए। मैं भले ही एज ए रिपोर्टर एंकर में बोलता रहूं साहब मुद्दों की क्या बात हो रही है, और यहां पर देखिए जनता जनार्दन ने सब जानती है, अभी जनता ने क्लियर तौर पर बोला कोई मुद्दों की बात नहीं करता। स्वामी जी के लिए मंदिर और मस्जिद के कॉन्टेक्स्ट में जरा एक शेर हो जाए आपसे। नहीं, मेरे ही दो शेर हैं, और बेसाख्ता हम अपने न्यूज 18 उर्दू पर दिखाते हैं खास बात में, तो वही दो शेर हैं कि उसको हर गांव याद आता है, उसको हर गांव याद आता है, सुबह हो शाम याद आता है, जब चुनावी बुखार चढ़ता है तो और ज्यादा याद आता है, तब उसे राम याद आता है, तब उसे राम याद आता है, जब चुनावी बुखार चढ़ता है तब उसे राम याद आता है। The question is this, that on one hand we are being told, and again I'm only drawing your references to facts, sir. On one hand we are being told, sir, Indian economy is in great hands, right? Indian economy is in great hands, is in safe hands. Apparently it's growing. According to you? Well, according to the government, your party. Yeah, okay. Because India has now climbed, 23 places on the ease of doing business. That's not economy. Okay. That is deregulation. So do you believe, let me put it this way, sir. अगेन एक जो चर्चा का जो आजकल माहौल बना हुआ है, और आज ही बल्कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की आज पार्लियामेंट में पेशी भी थी उनकी पार्लियामेंट की कमेटी के सामने, आप ही के मित्र गुरुमूर्ति जी, जिनका ये मेरा नहीं है वो। अब वो नहीं है आपके मित्र? हाँ, वो नहीं, तब था मेरा। अच्छा, वो मुझे लगा ये तुम्हारा है। अच्छा, मेरे मित्र, चलिए मेरे तो सभी मित्र हैं। लेकिन मुझको ये बताइए सर कि ये जो पूरा जो डिबेट चल रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो उनके रिजर्व कैश है उसको सिस्टम में लेके आया जाए, बैंकों को उसको दिया जाए, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? नहीं, मैं खिलाफ हूं उसका। वो एक फेल सेफ एक रिजर्व है फॉर क्राइसिस, उसको छूना नहीं चाहिए। छूना नहीं चाहिए उसको? घर की जैसे वो आर्थिक संपदा होती है, घर का फैमिली स्लेवर। या बिल्कुल, इट्स अ फॉल बैक रिजर्व, इट शुड नॉट बी टच्ड। What does it show, sir? If the government is going to that degree, it shows that the finance minister doesn't know any economics. That's what it means. It doesn't know any economics. Okay. If I was to then ask you, sir, that if on the economy front, according to you, the story is not good. Yeah. What about the internal security front, sir? What's the story there? Where? The internal security front. Internal security, we have made a lot of progress. In fact, that whole thing that happened with the Burma border is completely now over. We are having peaceful elections in Nagaland. We are, Mizoram, BJP is going to make an entry now in a big way. So the northeast seems to be quite calm. Kashmir, after the dismissal of the Mehbooba government, now there is great deal of progress in bringing about eliminating terrorists who have been entered into our thing. I think we have done very well. We have finished off LTT in India. So therefore, I think we have done a lot of good work on internal security. There's been hardly any major explosion of terrorists in our country in these last 4.5 years. So you think our track record on the internal security front is yes, is superb. Is far better. Yes, far better, of course. Okay. एक आप कुछ सवाल ले लेते हैं, कुछ कश्मीर के भी संदर्भ में आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बट मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग हैं, और मैं जब से आया तब से लोग लगातार यही कह रहे थे कि भाई सवाल आपसे जरूर पूछने। आइए पहले इनको दीजिए। स्वामी जी, आपसे मेरा सवाल है, आप बहुत बुजुर्ग क़ायद है इस मुल्क के। आपने रिजर्वेशन के बारे में कहा था अभी, तो रिजर्वेशन में आपके सामने एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि
यहाँ की जो सरकार जो रिजर्वेशन प्रपोज की है वो कोई रिलीजन के बेसिस पे नहीं है, बल्कि जैसा कि अभी आपने सुना मिनिस्टर केटी रामाराव साहब ने कहा कि ये सोशियो इकोनॉमिक जो मुसलमानों का जो स्टेटस है उसके ऊपर है। और दूसरी चीज रही कि राम मंदिर का जो मुद्दा है ये ओरिजिनल मुद्दा बीजेपी के था, मगर अभी सीपी जोशी साहब ने कहा कि इफ कांग्रेस कम्स टू पावर ओनली कांग्रेस कैन बिल्ड राम मंदिर। सो डू यू थिंक दैट कांग्रेस इज ट्राइंग टू हाईजैक दिस एजेंडा फ्रॉम बीजेपी? कोई हर्जा नहीं, उनको हाईजैक करने दीजिए, परंतु उनको मौका नहीं मिलने वाला पावर में आने के लिए, इसीलिए हमें करना पड़ेगा। जहां तक ये सोशो इकोनॉमिक आपने कहा, इसमें मिथ्याचार है, क्योंकि आप उन मुस्लिम में जो सोशली बैकवर्ड हैं ऐसा कह रहे हैं। आई एम सॉरी, कैन नॉट मेक दैट कैटेगरी, दैट ऑल्सो इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यू कैन से बैकवर्ड क्लासेस, इवन यू कैन नॉट से बैकवर्ड कास्ट। जो मंडल कमीशन में हुआ था, that has been modified in the order. They are saying backward classes. That is the language in the constitution. किसी एक समुदाय जो पैदाइश के आधार पर कैटेगरी बनाई जाएगी, no, not possible. Therefore, the statement made by the TRS in saying that Muslims will get 12%, whether they are special category within the Muslims or not, that is unconstitutional. Okay, and I think there was an order which was given by the Supreme Court also in the context of Maharashtra, when the Congress NCP government attempted to do the same, which perhaps would address that. जी, अपना आप नाम बता दें सर बस। मेरा नाम राधा कृष्ण है। मैं साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि भारत की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, इसी से सब प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही है। जैसे बेरोजगारी भी इसी से पैदा हो रही है, महंगाई भी इसी से हो रही है, भ्रष्टाचार भी इसी से है और प्रदूषण भी इसी से। तो आपसे और आपकी पार्टी से ये आपकी पार्टी का क्या, आपका और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है कि इस जनसंख्या को नियंत्रण किस प्रकार किया? पॉपुलेशन कंट्रोल सर, इट्स बीन एन ऑनगोइंग डिबेट फॉर अ व्हाइल। पॉपुलेशन कंट्रोल या जनसंख्या पर नियंत्रण करने का जो अधिकार है वो परिवार पर छोड़ना है, और आप जबरदस्ती करोगे तो फिर नसबंदी जैसे माहौल पैदा होगा जो इमरजेंसी में हुआ। और मैं आपको कहता हूं 1952 से आज तक आप सेंसस के डेटा देखेंगे, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कम होती जा रही है। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी वैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी कम होगी। मुस्लिम में भी देखोगे, केरल मुस्लिम की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो उत्तर प्रदेश हिंदुओं से कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हिंदू जो हैं वो इकोनॉमिकली लोअर स्टेटस हैं कंपेयर टू। सर, इज इट पॉसिबल, क्या हमारे देश में राजनीति इस कदर अब बदल चुकी है कि हम जाहिर तौर पर हम हिंदू या मुस्लिम का चश्मा लगाकर ही राजनीति को देख पाएंगे? नहीं, वो क्या पॉसिबल नहीं हमारे लिए इस चश्मे को उतार के रहना? सर, सवाल उठा ही जा रहा है। अभी टीआरएस ने तो यही उठा दिया है, 12% मुस्लिम को देंगे। क्यों? तो कभी टीआरएस उठाएगी, कभी कांग्रेस उठाएगी। नहीं, वही तो है। नहीं, ये सब शुरू कांग्रेस ने शुरू की थी। वो सोचते थे हम हिंदुओं की विभाजन कर देंगे और मुसलमान और क्रिश्चियंस को एक कर देंगे, ये माइनॉरिटीज को यूनाइट कर देंगे। हमने उल्टा कर दिया, हिंदूज को यूनाइट कर दिया और मुसलमान को शिया सुन्नी महिला पुरुष में बांट दिया है। और अब तो बात गोत्र के भी चली गई है कि किसका क्या गोत्र है, तो उसके ऊपर भी चर्चा शुरू हो गई है। गुड इवनिंग स्वामी सर, आपको स्वामी कहा जाता है जबकि आप बगैर बियर्ड स्वामी है। सवाल यह था कि आपने जो अभी हम असली स्वामी नहीं है, हम नकली स्वामी। अच्छा, ये ठीक है। बात यह थी कि आपने कहा कि मुसलमान क्यों भीख मांगते हैं, तो मैं कहूंगा कि देखिए जो है अपने मुल्क से, अपने वतन से अगर कोई मांगता है, हक मांगता है, भीख नहीं मांगता। पहली बात एक क्लैरिफिकेशन। दूसरी बात, 600 साल मुसलमानों ने हुक्मरानी की। देखिए जिन देहातों में, जिन शहरों में राजपूतों ने हुकूमत की है, वहां पे दलित, SC ST को कौन सी तरक्की मिली? मुसलमानों ने उनको तरक्की दिलाई है। और रही बात विकास के सिलसिले में, विकास जो अब तक पैदा नहीं हुआ क्योंकि हमारे जो दिग्गज कायदीन बीजेपी है उनको औलाद ही नहीं हुई जो विकास, आखिर वो कौन सा विकास है? प्लीज, आप सभी लोगों से मेरी खाली इतनी मेरी दरख्वास्त है, विकास प्लीज, वो आप जो बोल रहे हैं प्लीज लेट्स बी थोड़ा, क्योंकि डॉक्टर स्वामी इज अ पॉलिटिशियन, उन्होंने अपना समय निकाल कर यहाँ पे आए हैं, तो हम लोग उनसे जो सवाल पूछना चाहें पूछें, लेकिन थोड़ा सा मर्यादा का जरूर ध्यान रखें। द फर्स्ट 2 पॉइंट्स डॉक्टर स्वामी, related to what I was saying, sir. Yes. Is it possible in this country to look at a political model which is not split between
Hindu and Muslim? Yes, it Or is. is India only going to go It through is- it this is. process? If all parties agree that we will not mention the name Hindu and we will not mention the name minorities, it is possible. But this has never happened so far. In fact, the whole, this division has come because the Congress party made the appeasement of minorities as their election plank. And they worked on that. In fact, Manmohan Singh went to the step of saying that Muslims have the first claim on our resources and Hindus only afterwards. So this kind of appeasement has created a backlash in the... So put it this way, sir. I sometimes wonder, is it really possible in a Hindu majority country like ours, Yes. right, where Muslims are about 20%, is it possible if 80% people, start feeling insecure by 20%, sir, that also That is doesn't make us look That good. is what we are trying to change. The psychology of the Hindu, that you have been divided into caste, region, language, everything. You become one, then you don't have to have this psychology. Okay. And we get elected also. Okay. So good evening. My name is Abid Rasul Khan. I have two questions for you. You have been saying that the other parties are headed by families Yes. and they are dynastic. I would like to ask you, like your president and your prime minister both hail from Gujarat. Your president is accused in number of murder cases. He was barred from entering Gujarat. How proud are you of your president? But what that goes to the family? No, You please tell me, is the President of India, or the President of the party, and our Prime Minister, are they related by family? No. So that's your point. Just because he's from Gujarat. I'm also from Gujarat in the sense my wife is from I would like to Gujarat. interrupt here and say there is no family there. So how can they be related? They are two people who are... So that's what he was that is what I'm saying. Yeah. So That's what I'm saying. Nobody is somebody's Are you- son. my- Nobody is somebody's daughter. My question to you, sir, is are you proud of your president? Me? I want an answer What, about his credentials. I'm always proud of the President of a BJP. Well, someone who keeps delivering electoral results, I guess that Dr. Swami, of course. Okay, No. there is a... Whatever it is, he's Piche, President of piche, the Mahila party. piche, wo madam ko piche. The second question, sir. The second question is about reservations. You have been saying that reservations are not valid if they are given on caste or creed or this thing. Maharashtra government has given reservations to Marathas. It's in court. What? No, it's in court, but what is your opinion? It should be... No, it should be scrapped. Okay. Absolutely. The third question to you, sir, is like you have on the debates with me also, time and again said that my agenda or our party's agenda is to divide the Muslims so that they don't come together. Yes. Is that your agenda, sir? Yes, it is. Okay. Thank you. Because this is part of our electoral strategy. Because you have, Sunnis are terrible with the Shias. They have butchered them in Lucknow, I know it for a fact. They have just taken away Babri Masjid also from the Shias. It's a Shia Masjid. They have taken it away. So therefore, we have to protect them. The Bohras, Khojas, they all come to us. And your women also, they want freedom, they want equality. And we will protect them. And if it causes division, so be it. उधर पीछे 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 अब वन दो सर वन दो हाँ जी अपना नाम अपना इंट्रोडक्शन देखिए प्लीज मेरा नाम ऋषि है हाँ ऋषि स्वामी जी माय क्वेश्चन इज बियॉन्ड बोस्टिंग ऑफ ऑल metrics from government side there is lot of income inequality happening over the years Yeah. and the power the purchasing power is going towards the government and people are power the common man Yeah. so for the finance minister, what is the thing which you want to tell? You should focus on generating employment in the country. No, but the income inequality has. Income inequality will start going once you start generating employment. This is from Paris School of Mike, पीछे Economics, दीजिए, which I पीछे। read. मैडम को दीजिए One of the reasons for income inequality is reservation system, which is. No, there's no उधर भी आ रहा हूँ एक मिनट वो पीछे वो बहुत देर से हाथ उठा के खड़ी हुई थी वो पीछे हाँ कृपया अपना नाम बस एक बार आप बोल दें Hello sir, I am Pranati. I am an IT employee. So my question is, as sir have mentioned that BJP party has eliminated, the terrorism and L&T or whatever. But in India, these so-called RSS and Shiva Sena are killing people just because they are eating beef and they have food what they like. And women are, cows are more safer than women these days.
So how would you want to justify this? Why should anyone determine what one wants to eat, what one wants to wear? You know, I have that doesn't not come across a single case where an FIR says that the RSS man has killed somebody because, come on now, you bring me then I'll give you my email address, you ask them to send me one FIR where it says that RSS is responsible for killing somebody because he butchered the cow. But the So, environment, the question I don't know. The question, sir, the question And comes from the I fact think, that I think it's in fact the Naxalites pretending to be RSS people who are going around killing. But I don't think the RSS needs to kill anybody or does believe in killing anybody. Okay, जी. सर मेरे दो क्वेश्चन अपना नाम बोल दें सर एक बार मेरा और नाम- सबसे निवेदन यही है कि एक सवाल पूछे देन आई विल बी एबल टू गेट मोर दो क्वेश्चन पूछ लूंगा मुझे हाँ जरा मतलब संक्षिप्त में लेकिन बहुत छोटे छोटे मेरा नाम अब्दुल कदीर है 2013 में स्वामी जी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी ईवीएम के खिलाफ और उसके अंदर ये साबित करने ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक EVM, और उसमें साबित करने की कोशिश की थी कि हाँ। ईवीएम टैंपर्ड होते हैं तो क्या या। 2019 के अंदर टैंपर्ड नहीं होंगे और फिर इलेक्शंस होगा। दूसरा सवाल ये है, आपने कहा कि 600 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, बहुत यकीनन हुकूमत की थी और इसके बाद आपको हमको मांगना नहीं चाहिए, लेकिन 47 में आज़ादी के बाद 15 अगस्त 47 को 35% मुसलमान सरकारी मुलाजिमत में थे, आज 2% रह गए हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि हमको रिजर्वेशन मिले ताकि हम भी मुल्क में हमारी खिदमत पेश करें और हमको भी मौका मिले मेन स्ट्रीम में आने का। इसकी जिम्मेदारी आप कबूल करें या कोई और कबूल करे? 25% ब्राह्मण थे सरकारी नौकरी में 1947 में, आज वो 7% है। तो ब्राह्मण कभी कंप्लेन नहीं करता होता था ये कौन पागल आज सरकारी कर्मचारी बनेगा, हम जाकर आईटी करेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर में कंपनी शुरू करेंगे, वहां जहां कोई रिजर्वेशंस नहीं है। तो इसीलिए मुसलमान सरकारी नौकरी से बाहर निकल के कोई और नौकरी करें तो मुसलमान का भी भला होगा, देश का भी भला होगा। और दूसरा वो ईवीएम का जो उन्होंने सवाल उठाया, इन्होंने जजमेंट नहीं पढ़ा। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि हां मैंने सिद्ध कर दिया कि ये ईवीएम में धांधली हो सकती है, लेकिन जो सजेशन उन्होंने दिया है वीवीपीएटी माने एक छोटा सा टीवी स्क्रीन जिसमें कहां किसको वोट दिया वो दिखाई पड़ेगा और फिर वो एक पर्चा के रूप में जिसको सील करके रखेंगे, वो आएगा तो फिर उसमें धांधली हो नहीं सकती। ये पहली बार 2019 में सब कॉन्स्टिट्यूंसीज में वीवीपीएटी होगा, तो इसीलिए इनको निश्चिंत रहना चाहिए। But sir, are you looking at the overwhelming sense which is coming from a lot of our brethren from the Muslim community? That there is a sense of insecurity. That there is a sense कि आप उनको मेन स्ट्रीम से बाहर रख रहे हैं, मेन स्ट्रीम में उनको आने नहीं दे रहे और आप उनको कह रहे हैं कि साहब आप सरकारी नौकरी से बाहर रहिए। Insecurity is in amongst Hindus also. They think that this Islamic terror could any day come to their houses. So we have to remove insecurity of all communities, and therefore we have to see that people identify themselves with this country and don't try to insist that practices which are there in foreign countries should be applied here because of their religion. In 2014, sir, the election campaign narrative was quite clear. There was a so-called corrupt government which was in power at the center, and then there was Prime Minister Modi, who was until then the chief minister, a successful chief minister, and he managed to build a narrative. Yes. Can you throw some light for our viewers today? What is the narrative going to be? What's the key point going to be? Two narratives. This government has done more to fight corruption than any previous government, and it's a process in action. And therefore, another opportunity should be given for us to complete that, send Ms. Sonia Gandhi to jail, Chidambaram to jail, some of your journalists to jail. So that corruption, this country, this party, this government has not a single sustainable charge of corruption. If you have any charge, please go and file a case like I have done in National Herald case. Nobody does that. Just press conferences, making allegations, nothing comes out of it. Now, second, we want people to rise above caste. We want people to rise above caste. Long time. चौबे जी एक एक करके सर कहाँ है, कौन सवाल? One thing
आदमी सवाल पूछे, एक इंसान सुन ले फिर I आप want to ask Dr. Subramaniam Swamy. Always he has been on an agenda of Muslim appeasement in this country, and I understand the politics of post-truth, which has been a continuous process by the so-called RSS. The definition of RSS in this country is, RSS stands for Restoration of Social Supremacy. One thing. It does not stand for Rashtra Sevak Sangh. RSS stands for Restoration of Social Supremacy in this country. As far as the politics of appeasement is concerned, Mr. Swamy, this is the paper, National Sample Survey. No respite for Muslim poverty in this country. You got to read this before taking up the issue of Muslim appeasement. Okay. One thing. And the narrative of reservation in this country, the article 15.4 and 16.4, you got to read as a lawyer, as a student of Harvard, you know it very well. It does not define the context of any religion. Yes. 15.4 very clearly states the people who are below the poverty line and No, there's no the depressed mention and of poverty line. the suppressed and the oppressed people. When it was defined, 15.4 and 16.4, when it was There's no question. practically implemented, it was totally wrong. दूसरा सवाल It was totally wrong. It was taken into a Hindu context, जी, धन्यवाद। and the Muslims were depressed. धन्यवाद sir, thank you. No, this issue of Muslim appeasement, you got to He's stop coming it. to that, he's coming. This is a He national wants sample survey, Yes. and 1%. And one more thing I want to tell you is, I am not denying that Muslims are backward. I'm only saying what were you doing for 600 years? On the question of reservation. you don't have to use and abuse the history. I am not using or abusing facts. No, you can't speak on the fault lines of history. No, It will create more fault lines in this. सवाल हो गया 1% of the people in this country has looted 72% of the wealth. That is the Oxfam report. This is the Oxfam report. दूसरा सवाल मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। This is very wrong. The narrative is संक्षिप्त very में wrong. सवाल रखें, संक्षिप्त में माइक ले लें। माइक को थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। हाँ स्वामी मिस्टर स्वामी से मेरा सवाल है, हाँ उन्हीं के कुलीग हाउस चल रहा था, विजय माल्या देश छोड़ के लूट के भाग गए। क्या इन्हों भगाए, या फिर अगर नहीं भगाए हैं तो इनको एयरपोर्ट पे क्यों नहीं रोका गया? हाँ, वो क्वेश्चन ये अरुण जेटली को पूछना चाहिए, तुम्हारा दोस्त है, उससे पूछे ना। मेरे तो आप भी दोस्त है सर। मेरा दोस्त नहीं है। मेरे तो आप भी दोस्त है। मेरा दोस्त बट मेरा कहना ये है सर कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेदर इट्स करप्शन और इट्स द क्वेश्चन व्हिच वाज बीइंग रेज्ड हियर, माय पॉइंट इज I saw a tweet which was put up by you a few days back, जहां पर जब ये सीबीआई बनाम सीबीआई जो पूरा मुद्दा चल रहा है, आपने कहा कि साहब एक जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर हैं जो राजेश्वर सिंह जी, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो आप सारे अपने भ्रष्टाचार के जो मुकदमे वापस ले लेंगे। एक और आप अभी ये कह रहे थे कि मोदी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एंटी करप्शन ड्राइव, वो काफी अच्छा है। लेकिन उसी के साथ में जब आप ये कहते हैं कि अगर ये किसी ने किया तो मैं ये कर लूंगा, क्या आपको शक है नहीं सरकार की इंटेंशन पे? कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मोदी बिल्कुल साफ है, उसके दिमाग भी साफ है इस बात पर। जब भी उनको जानकारी मिलती है कि ऐसा रोका रहा है, जैसे मैंने उनको कहा था कि चिदम्बरम का सैंक्शन नहीं दे रहे हैं ऑफिसर्स लोग, वो बैठे हुए हैं, तो उनके ऑर्डर आई कि सब हट जाओ इसमें से, सीबीआई स्वाधीन करके होकर इसको फैसला करेगी। तो कल चिदम्बरम का चार्जशीट हो गया था। अच्छा, मंदिर तो सैंक्शन भी मिल गया था। मंदिर तो जब बनेगा वो तो भी सुप्रीम कोर्ट में मसला है, लेकिन एक जो मसला जिसको आप इतने सालों से आप लगे हुए हैं जुझारू तरीके से, चिदम्बरम साहब और नेशनल हेरिटेज का मसला, इतना सबको बताइए कि क्या वाकई चिदम्बरम साहब जेल जाएंगे क्या इस सरकार के इसी टेन्योर में? हम बिल्कुल जाएंगे, 100%, 21 साल जेल जाएंगे, 100% जाएंगे, 100%। सो विल सोनिया, सो विल राहुल गांधी। लेकिन आप तो वहां गोत्रा ढूंढते रहे हैं, वो गोत्र ढूंढ रहे हैं वो अपना वो, और आप उन लोगों को उनका गोत्र बता रहे हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं, अपना नाम प्लीज बता दें, और दोबारा से आप लोगों से अपील कर रहा हूं संक्षिप्त में अपना सवाल रखें, इट विल बी अ बेटर कॉन्वर्सेशन। एक बार उनसे फिर आपसे। नमस्कार सर, मेरा नाम वर्षा है, आई एम साइंटिस्ट हियर एंड आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू सर। एवरीबडी नोज यू आर अ ग्रेट नेशनलिस्ट एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश से नेशनलिज्म की फीलिंग खत्म हो गई है। हर आदमी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इससे हम ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका असर बच्चों पे पड़ रहा है। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, उनकी कैपेबिलिटी कहीं नहीं है, वो किस कास्ट क्रीड से हैं, उसके बेसिस पे उनको रिजर्वेशन मिलेगा। मुझे लगता है सर ये वोट की राजनीति और रिजर्वेशन पूरी तरह खत्म कर दीजिए, या वो हिंदू रिजर्वेशन खत्म करने की जगह
जो सरकार के बाहर क्षेत्र है उसको और डेवलप करें, वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है और वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगी। ये रिजर्वेशन एक बार देने के बाद इसको वापस लेना बहुत कठिन है डेमोक्रेसी में। हम कभी वायदा नहीं दे सकते हैं कि कोशिश की जाती है। कोशिश भी नहीं करेंगे, परंतु प्राइवेट सेक्टर जो है उसको और विकास करने के लिए हम उनको लिए मदद करेंगे। एक और पॉइंट है, आप बहुत ग्रेट नेशनलिस्ट हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। हमारे देश में नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? हम राष्ट्र ध्वज भी फहराते हैं तो उसके खिलाफ भी लोग खड़े हो जाते हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमें चाइना को देखना चाहिए, जापान को देखना चाहिए। जी, बहुत लोग यहाँ पर है, बहुत लोग हैं इधर। एक सवाल और ले लेते सर। अच्छा सुझाव है। सर, मैं उबैद हूँ, पेशे से एडवोकेट हूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को हाईलाइट करते हुए मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ स्वामी जी। स्वामी जी, क्या ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि मुसलमान जो है सो भीख मांग रहा है रिजर्वेशन के? मैं आपको हिस्ट्री के ऊपर एक थोड़ी सी रोशनी डालना चाह रहा हूँ। 600 साल पहले जब मुसलमान हुकूमत करते थे तो ब्रिटानिया से जब हिंदुस्तान जंग लड़ रहे थे तो निजाम ने कई टन सोना एक तौर पे हाथ से दिया है। ये आपको हिस्ट्री बता रही है सर। तो आज आप ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमान भीख मांग रहा है। चलिए, अच्छा, सर, let me just take this third question and then we can talk about it. हेलो, इधर आप साहब इनको दे दीजिए। एक बार इनको दे दीजिए, एक बार इनको दे दीजिए, then I'll come to you. Sir, I am not a politician, I am a child rights activist. I am not a politician, I am a child rights activist. Child rights activist, okay. This question belongs to Swamiji, who is enrolling in the center. सर, अब 1 घंटे में अनाउंसमेंट करके सारे दुनिया का करेंसी के लिए आप अनाउंसमेंट करके सबको भागम दौड़े करें, ये मैं नहीं बोलता हूं। लेकिन एक अनाउंसमेंट करके चाइल्ड लेबर को क्यों माफ, चाइल्ड लेबर को क्यों आप उनका चाइल्ड लेबर को क्यों चाइल्ड लेबर कर सकते? चाइल्ड लेबर, जो those who are accused of child labor, you know, or child labor or atrocities against children, जैसा हम लोगों ने बिहार में भी देखा है, जहां पर वो जो बिहार शेल्टर होम का जो मसला जो आया है पूरे देश में, उनका ये कहना है कि जो बच्चों का जो शोषण किया जाता है, वेदर इट इज लेबर और अदरवाइज, व्हाट इज योर गवर्नमेंट डूइंग सर? नहीं, रातों रात में करेंसी को आप तो चेंज कर सके, तो इसमें क्यों नहीं कर पाए? एक अनाउंसमेंट करके अगर किसी नहीं, आपका कहना है कि पिछले 70 साल में नहीं हुआ तो आपने 4.5 साल में क्यों नहीं किया? यही तो सवाल है आपका। मैं ये पॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं क्यों सरकार ने कुछ नहीं की? सरकार ने आने के बाद मेनका गांधी ने खुद एक बिल पायलट किया है जिसमें पहली बार एक कानून दिया है, जिसमें एक यूनिट बनी है जिससे इंस्पेक्शन हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार होने के कारण जब इंस्पेक्टर जाते हैं वो पहले से इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारे हैं, तो बच्चों को फैक्ट्री से उठा के ले जाते हैं और जब वो जाते हैं तो फैक्ट्री में कुछ नहीं है, कोई चाइल्ड लेबर नहीं है, ऐसा सर्टिफिकेट। आपका गवर्नमेंट क्यों? तो ये सब ठीक करने के मुझे टाइम लगेगा। आई एम सॉरी, ये कोई ऐसा मैजिक वॉन्ड हमारे पास नहीं है। एक सवाल। सुब्रमण्यम स्वामी जी, नाम पहले। मेरा नाम अब्दुल्ला बिन अली अहमद है, मैं अरब कम्युनिटी से आता हूँ। अच्छा। अरब कम्युनिटी से 150 साल पहले हम लोग यहाँ थे, पेशे थे एडवोकेट और टीचर और कोच भी हूं मैं। 2 बातें आपसे पूछनी है और मैं समझता हूं कि सब लोग भी मेरी बात से कुछ एग्री करेंगे और इत्तेफाक कुछ नहीं भी करेंगे, हो सकता है। हिंदुस्तान को जो भारत देश में हम लोग रहते हैं, जो नाम दिया गया है, इसके बारे में एक बात है और पॉलीगमी के ताल्लुक से क्या बात है कि मुसलमानों की 1 से 4 शादियां करने पर लोग एक टीवी जो है ना एक तमाशा बना रहा है, जबकि पॉलीगमी सिस्टम हिंदुस्तान की हिंदी सनातन सभ्यता की एक देन है। उसी तरह से अगर पॉलीगामी को अगर आप बुरा बोलते हैं तो हिंदुस्तान का जो नाम भारत है वो कभी भी तारीख में आप नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि राजा दशरथ की तीसरी बीवी के बेटे का नाम भरत था, जिनके नाम से हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा। ठीक है, अच्छा। तो इससे नफरत की वजह क्या है? दूसरी बात, आपकी नजर में धर्म पहले है या देश? मेरी नजर में धर्म पहले है। इसलिए पहले है क्योंकि अगर अच्छे धर्म का हिंदू अगर धर्म पे पालन करेगा तो वो हिंदुस्तान के अपने मुल्क की दूसरी चीजों के लिए रेस्टोरेशन करेगा, दूसरों का आदर करेगा। एक मुसलमान अगर अपने दीन पर अगर अच्छे तौर पर अगर फॉलो करेगा उसे, तो वो दूसरों की सभ्यता का, दूसरों की जो है ना कल्चर का बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात की। लेट डॉक्टर स्वामी नाउ रिस्पॉन्ड। जो दूसरी इनकी बात का जो दूसरा मेरे लिए ना धर्म ना देश, पहला कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हम आपस के रिश्ते किस कानून की हम मर्यादा देंगे,
किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, उसका एक सूची नहीं बनेगी जिसको हम संविधान कहते हैं। इस देश में कभी कुछ अराजकता के सवाल से सिवाय और कुछ नहीं होगी। तो पहले है कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पॉलीगैमी बैंड है, तो इसमें दशरथ ने किया, ये कोई कारण नहीं हो सकता मेरे लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में है यू कैन नॉट इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एक महिला और एक पुरुष बराबर हैं, वो है उसको। The common refrain, Dr. Swami, that repeatedly is coming from this community here in Hyderabad, is that the Muslim community is not feeling enthused at this point of time. That is true. Should they? Do you believe an attempt should be made to make them मैं feel आपको enthused? एक उदाहरण देता हूं। 1987 में एक छोटा सा कस्बा हशिमपुरा मीरठ में पीएसी ने जाकर 42 लड़कों को उठाकर ले गए 20 किलोमीटर दूर, और एक गंग नहर गाजियाबाद के पास, वहां उनको एक एक को गोली से मार के नहर में डाला। मैंने केस डाला, अभी जीता हूं। जी जी बिल्कुल। एक भी मुसलमान सामने नहीं आया। कितने लोगों को मैंने कहा कि इसमें आप फाइल करिए, और इसमें मैं कहता हूं कि ये जो लड़ाई है मुसलमान हिंदुओं की, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि मुसलमान और हिंदू आपस में स्पष्ट रूप से बात नहीं करते, संवाद नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, सीधी बात बोलनी चाहिए। आप उसमें क्या भूमिका अपना सकते हैं सर, संवाद के लिए? मेरे घर में ही मुसलमान है, मेरी एक बेटी की शादी हुई है, ये तो सब जानते हो। पर मैं चाहता हूं कि सब मुसलमान ये बात माने जो डीएनए स्टडीज के अनुसार सही है, कि मुसलमान इस देश का, उसका पूर्वज हिंदू है, मेरा और उनका वारिस एक है, ये मानने के लिए वो करे, सब ठीक हो जाए। Let me put it this way, sir. There is so much of talk. There is so much of talk right now, sir. One more. There is so much of talk, sir, right now around the Ram Temple. आप लगातार, आप भी टीवी स्टूडियोज में आते हैं, मीडिया में जाते हैं, आपका जो रवैया है वो स्पष्ट है। क्या आपको लगता है सर, अभी 6 दिसंबर आने वाला है, क्या आपको लगता है जो भी आप कह रहे हैं कि संवाद होना चाहिए, स्पष्ट रूप से संवाद होना चाहिए? Are you willing to use this platform today and say this clearly that you are willing to offer your services? Let us go in for a negotiated settlement. Are you willing to do that? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के निवेदन पर मैंने प्रयास की। सब मुसलमान ने मुझे कहा, जो भी लीडर्स हैं इंक्लूडिंग ओवैसी, यू कैन आस्क हिम, उन्होंने कहा कि ये कोर्ट से इसको कराइए। मैंने कहा क्यों, हम दोनों क्यों नहीं समझौता करते हैं? तो उन्होंने कहा कि कुछ भी समझौता हो, हमारे जो उग्र समाज है हिस्सा, वो कहेगा कि हम स्वामी के हाथ में बिक गए, पैसे ले गए, इसीलिए कोर्ट के जरिए ही होनी चाहिए और कोई रास्ते से नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं हो सकती है इसका सुलह, और आपके श्री रविशंकर भी आकर विफल होकर आए थे। तो ओनली एंड ओनली कोर्ट सोल्यूशन? हाँ, पार्लियामेंट भी सोल्यूशन है, वो भी संविधान में। वो क्या करेगी पार्लियामेंट? लॉ पास करें कि जो नॉन डिस्प्यूटेड टेरिटरी है 67 एकड़ की, वो जमीन दिया जाए विश्व हिंदू परिषद को मंदिर बनाने के लिए। जो डिस्प्यूटेड साइट है उसका क्या होगा? उसको हम जिस कारण से डिस्प्यूटेड है उसमें कानून बदल के उसको राम मंदिर बनाएंगे। मतलब उस डिस्प्यूटेड साइट के इर्द गिर्द पहले पूरी जमीन हिंदू पक्ष को मिल जाए और आप वहां पर अपना मंदिर बना लीजिए, तो वैसे ही जगह ब्लॉक हो जाएगी, तो उस डिस्प्यूटेड साइट पे कुछ हो ही नहीं पाएगा। वो सराउंड करती है, वो सराउंड करके। सो दैट्स द स्ट्रेटजी ऑफ डॉक्टर स्वामी। Final question then, on the 6th of December, sir, now, अभी डेट आ रही है, 7 तारीख को वोटिंग है, इस राज्यों में 11 तारीख को उसकी काउंटिंग है। ये जो पूरा मसला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 11 तारीख के बाद फिर लोग इसको भूल जाएंगे? राम मंदिर, कौन भूलेगा? राम मंदिर का कौन भूलेगा? अभी जैसे मैं देख रहा हूं कहीं शिवसेना जा रही है, विश्व हिंदू परिषद जा रही है, वो नहीं कभी भूलेंगे। हमारी बीजेपी की इसमें कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है? कोई रोल नहीं है, सिर्फ फैसिलिटेटर। हम कहेंगे कानून बनाओ तो कानून बनाएंगे, उससे ज्यादा नहीं है। ये आरएसएस नंबर 1, विश्व हिंदू परिषद नंबर 2, मेरे जैसे लोग और हिंदू समुदाय जो अब लगभग 80% से ज्यादा इसके पक्ष में है। तहसीन भाई जा रहे हैं, एक मिनट वापस आइए, क्योंकि स्वामी जी को इससे पहले कि मैं धन्यवाद कहूं,
इनकी शख्सियत जो है इतनी पावरफुल है. एंड वन थिंग विच हैज टू बी सेड अबाउट डॉक्टर स्वामी दैट ही नेवर शाइज अवे फ्रॉम टेकिंग क्वेश्चंस. आई मस्ट से आई कांट थिंक ऑफ टू मेनी लीडर्स लाइक हिम who would come to Hyderabad and take the question in the spirit that he has taken. So thank you very much, sir, for taking your time out. But I want Tehseen bhai to वो बड़े चूंकि वो शायराना अंदाज में वो आपका थैंक यू जरूर करेंगे. तो उनकी तरफ से एक शेर आपके लिए. बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप तशरीफ लाए, आपने हमारी इज्जत रखी और भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छी तरीके से आपने सभी सवालों के जवाब दिल खोल कर दिए हैं और बहुत खूबसूरती के साथ दिए हैं. और आपने बिल्कुल भी कोई उसमें किसी तरह की ढकी छुपी बातें नहीं की हैं. जो आपका अंदाज है उसी तरीके से लिपापोती नहीं की है. हम आपके शुक्रगुजार हैं. बस इतना ही कहूंगा कि वाए बज़ में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच, सर. थैंक यू सो मच. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग दिस ग्रेट ऑडियंस.